साथियों जय भीम। वेटिंग फॉर वीज़ा की किताब की जो सत्य घटनाएं हैं उन पर आधारित ये आखिरी स्टोरी है जो बाबा साहब के जीवन में एक घटी घटना है। उनका एक जो पहचान वाला है, जो जिसे नौकरी मिली है वह भंगी समाज का है और इस आदमी के अनुभव पर आधारित ये स्टोरी है। गाली गलौज और धमकियों के बाद युवा क्लर्क को नौकरी छोड़नी पड़ी, ये इसका टाइटल है। इस बात को आगे कहने के लिए यह घटना 6 मार्च 1938 को कासरवाड़ी वुलेन मिल के पीछे दादर मुंबई में इंदुलाल याग्निक की अध्यक्षता में भंगी लोगों की एक बैठक हुई। इस बैठक में एक भंगी लड़के ने अपना अनुभव इन शब्दों में बयान किया। मैंने 1933 में भाषा की अंतिम परीक्षा पास की। मैंने अंग्रेजी कक्षा 4 तक पढ़ी थी। मैंने बॉम्बे म्यूनिसिपल पार्टी के स्कूल कमेटी में शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया, लेकिन वैकेंसी नहीं होने के चलते असफल रहा। फिर मैंने अहमदाबाद में पिछड़े वर्ग के अफसर के लिए तलाटी पद के लिए एक आवेदन किया और उसमें मैं सफल हो गया। 19 फरवरी 1936 को मैं बारसात तालुके के खेड़ा जिले में मामल मामलतदार के कार्यालय में तलाटी पद पर नियुक्त हुआ। वैसे मेरा परिवार मूलतः गुजरात का था, लेकिन मैं इससे पहले कभी गुजरात नहीं गया था। मैं यहाँ पहली बार आया था। उसी तरह से मैं यह नहीं जानता था कि सरकारी दफ्तर में भी छुआछूत है। मेरे हरिजन होने की बात मेरे आवेदन में पहले से लिखी थी, इसलिए मैं उम्मीद करता था कि मेरे सहकर्मियों को पहले से ही पता होगा कि मैं कौन हूँ। इसीलिए मैं मामलतदार ऑफिस की क्लर्क के व्यवहार से हैरान रह गया जब मैं तलाटी का पद संभालने वहां पहुंचा। कारकुन ने बड़े ही घृणा से मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, सर मैं एक हरिजन हूँ। उसने कहा, भाग जाओ और दूर खड़े रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नज़दीक आने की? अभी तुम ऑफिस में हो, अगर तुम बाहर होते तो अब तक मैं तुम्हें 6 लात मारता। हिम्मत तो देखो कि ये यहाँ नौकरी करने आया है। उसके बाद उसने मुझे कहा कि अपने सर्टिफिकेट और नियुक्ति का आदेश पत्र यहाँ जमीन पर रख दो। जब मैं बरसाड़ के मामलतदार ऑफिस में काम कर रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल पानी पीने में होती थी। ऑफिस के बरामदे में पीने के पानी के डिब्बे रखे थे और वहाँ पर एक इन डिब्बों की जिम्मेदारी और पानी पिलाने के लिए आदमी रखा हुआ था। उसका काम ऑफिस के क्लर्कों के लिए जब भी उनकी ज़रूरत हो उनको पानी पिलाना था। उसकी अनुपस्थिति में वे लोग खुद उठते और डिब्बे से पानी निकाल कर पी लेते थे। मेरे मामले में यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। मैं उस डिब्बे को छू तक नहीं सकता था। मेरे छूते ही वह पानी दूषित हो जाता था, इसलिए मुझे पानी पिलाने वाले की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। मेरे इस्तेमाल के लिए एक ख़राब सा बर्तन वहाँ पर रखा हुआ था, जिसे मेरे सिवाय न कोई छूता था न कोई धोता था। इसी बर्तन में पानी वाला मेरे लिए पानी डाल देता था, लेकिन मैं पानी तभी ले सकता था जब वह पानी पिलाने वाला वहाँ पर मौजूद हो। पानी पिलाने वाले को भी मुझे पानी देना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब मैं पानी पीने आ रहा होता तो वह वहाँ से सरक लेता था। नतीजा ये होता कि मुझे बिना पानी पिए ही रहना पड़ता था। ऐसे 1-2 दिन नहीं बल्कि कई दिन थे जिसमें मुझे पानी नहीं मिलता था। इसी तरह की दिक्कत मेरे ठहरने को लेकर भी हो गई थी। मैं बारसाड़ में एक अजनबी था। कोई भी हिंदू मुझे घर देने को तैयार नहीं था। बारसाड़ के अछूत भी अपने यहाँ ठहराने को तैयार नहीं थे। उन्हें भय था कि वो उन हिंदुओं को नाराज कर देंगे जिन्हें पसंद नहीं था कि मैं एक क्लर्क बनकर अपनी हैसियत से ज़्यादा रहूं। सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे खाने को लेकर हुई।
ऐसी कोई जगह और ऐसा कोई आदमी नहीं था जो मुझे खाना दे सके। मैं सुबह-शाम बाज़स खरीदकर गाँव के बाहर किसी सुनसान जगह पर जाकर खाता था और रात को मामलतदार ऑफ़िस के बरामदे में आकर सोता था। इस तरीके से मैंने कुल 4 दिन बिताए। यह सब कुछ मेरे लिए असहनीय हुआ था। तब मैं अपने पूर्वजों के गाँव जंत्राल चला गया। यह बलसाड़ से 6 मील दूर था। हर दिन मुझे 11 मील पैदल चलना पड़ता था। वह सब मैंने कुल 1.5 महीने किया। उसके बाद मामलतदार ने मुझे एक तलाती के पास काम सीखने के लिए भेजा। इस तलाती के पास 3 गाँव जंत्राल, खापुर और सैजपुर का जिम्मा था। जंत्राल उसका मुख्यालय था। मैं जंत्राल में इसी तलाती के साथ 2 महीने रहा। उसने इस दरमियान मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। मैं एक बार भी गाँव के ऑफिस में नहीं गया। गाँव का मुखिया खास तौर पर मेरा विरोधक था। एक बार उसने मुझे कहा, तुम्हारे बाप दादे गाँव के ऑफिस में झाड़ू बुहारू करते थे और तुम अब हमारी बराबरी में बैठना चाहते हो। देख लो, बेहतर यही होगा कि नौकरी छोड़ दो। एक दिन तलाती ने मुझे सैजपुर जनसंख्या सारिणी तैयार करने के लिए बुलाया। मैं जंत्राल से सैजपुर गया। मैंने देखा कि मुखिया और तलाती गांव के ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं। मैं गया और ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा हो गया और उन्हें नमस्कार किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मैं वहाँ तकरीबन 15 मिनट खड़ा था। मैं इस जिंदगी से वैसे ही तंग आ गया था और इस अपमान और उपेक्षा से और क्षुब्ध हो गया। मैं वहाँ पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कुर्सी पर बैठा देखकर मुखिया और तलाटी मुझसे बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद वहाँ लोग आना शुरू हो गए और जल्द ही एक बड़ी भीड़ मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई। इस भीड़ का नेतृत्व गांव के पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष कर रहा था। मैं समझ नहीं सका कि क्यों एक पढ़ा लिखा आदमी इस भीड़ का नेतृत्व कर रहा है। मैं थोड़ी देर बाद समझा कि यह कुर्सी उसकी थी। वह मुझे बुरी तरह से गालियां दे रहा था। गांव के नौकर की ओर देखकर वह बोलने लगा, इस गंदे भंगी कुत्ते को किसने कुर्सी पर बैठने का आदेश दिया? तो इस नौकर ने मुझे कुर्सी से उठाया और मुझसे कुर्सी लेकर चला गया। मैं जमीन पर बैठ गया। उसके बाद भीड़ गांव के ऑफिस में घुस गई और उसने मुझे घेर लिया। वह एक गुस्से से सुलगती हुई भेड़ थी। कुछ लोग मुझे गाली दे रहे थे, कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे थे कि वो मुझे धारिया से टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैंने उनसे याचना की कि मुझे माफ़ कर दे, मेरे ऊपर रहम करे। इससे उस भीड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपना जीवन कैसे बचाऊं। मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैं मामलतदार को जो अपने ऊपर बीती है उसे लिख कर बताऊं और यह भी बताऊं कि अगर यह भीड़ मुझे मार डालती है तो मेरे शरीर का कैसे अंतिम संस्कार करे। फिलहाल यही मेरी उम्मीद थी कि अगर इस भीड़ को पता चल गया कि मैं मामलतदार को इस घटना के बारे में बता रहा हूँ तो वे शायद अपना हाथ रोक ले। मैंने गांव के नौकर से एक कागज़ लाने को कहा। वह कागज़ लेकर आया। फिर मैंने अपनी पेन से बड़े बड़े शब्दों में लिखना शुरू किया ताकि सब लोग उसे पढ़ सके। सेवा में मामलतदार तालुका बरसाड़ महोदय, परमार कालिदास शिवराम की ओर से नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपको आदरपूर्वक सूचित करता हूँ कि आज मेरे ऊपर मृत्यु आन पड़ी है। अगर मैं अपने माता पिता की बात सुनता तो ऐसा कभी नहीं होता। आपका बड़ा उपकार होगा यदि आप मेरे माता पिता को मेरी मृत्यु के बारे में सूचित कर दें। पुस्तकालय अध्यक्ष ने मेरे लिखे को पढ़ा और उसे फाड़ने का आदेश दिया। इस पर मैंने उसे फाड़ दिया। उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की। तुम अपने आप को हमारा तलाती कहकर संबोधित करना चाहते हो? तुम एक भंगी हो। ऑफिस में बैठना चाहते हो, कुर्सी पर बैठना चाहते हो। मैंने उनसे दया की भीख मांगी और वायदा किया कि ऐसा कभी नहीं करूँगा और यह भी वायदा किया कि नौकरी छोड़ दूँगा। मैं वहाँ रात के 7 बजे तक भीड़ के छट जाने तक रोका रहा।
तब तक तलाती और मुखिया दोनों नहीं आए। उसके बाद मैंने 15 दिन की छुट्टी ली और अपने माता-पिता के पास बॉम्बे लौट आया। तो साथियों, ये एक भंगी पढ़ा-लिखा आदमी था जो तलाती के पोस्ट पर उसका अपॉइंटमेंट हुआ था गुजरात में, और वहाँ पर उसको इस तरीके से ट्रीट किया गया था। और ये बाबा साहब ने उसका जो भाषण है यहाँ पर 6th चैप्टर के रूप में लिखा है। तो ये 6 कहानियाँ बाबा साहब ने वेटिंग फॉर वीज़ा में लिखी है। इन सारी कहानियों की जो लिंक्स है मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आप ये सब 6 अगर कहानियाँ पढ़ते हैं तो आपकी ये पूरी किताब वेटिंग फॉर वीज़ा जो है ये हो जाएगी। और ये प्लीज़ जो लिंक्स है ये सारी आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये किताब के बारे में और इस सामाजिक वास्तव के बारे में, बाबा साहब बनने के लिए बाबा साहब को क्या क्या सहना पड़ा, किन किन प्रसंगों से, अनुभवों से जाना पड़ा, कैसी तकलीफ़ें सहनी पड़ी, ये सारे समाज को, आज की नई पीढ़ी को समझ सके। इसलिए प्लीज़ डू शेयर। जय भीम साथियों।